बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम SE 602 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच। सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? Software evaluation means a continual change from a lesser, simpler or worse state to higher or better state. Software evaluation का मतलब सॉफ्टवेयर को वक्त के साथ एक कम सिंपल या कम बेहतर हालात से ज़्यादा बेहतर हालात में चेंज करना। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ कैरिड आउट टू इफेक्ट चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स। इसमें रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस करने वाली तमाम एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। ओवर टाइम द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इवॉल्व्स टू मीट न्यू नीड्स। वक्त के साथ सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी बेहतर होती रहती है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब बग्स को फिक्स करके सॉफ्टवेयर को अपनी इंटेंडेड फंक्शनैलिटी देने के काबिल रखना। इसमें सॉफ्टवेयर डिलीवर होने के बाद की जाने वाली तमाम एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं ताकि सॉफ्टवेयर ठीक तरह काम करता रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? डिफाइन ईच टाइप। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे ना कि इनके नेम्स जस्ट बता दें, तो आपने जस्ट इसके नेम मेंशन कर देने हैं। और अगर लॉन्ग के अकॉर्डिंग पूछे एनी 2, तो आप अपनी मर्जी से कोई सी 2 बता दें, या अगर बताएं कहें कि आप ये वाली डेफिनेशन लिखें, तो आपने फिर उसकी डेफिनेशन बता देनी है। ठीक है। फर्स्ट वन है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है? इट इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन एंड अपडेट टू करेक्ट और फिक्स प्रॉब्लम डिस्कवर्ड बाय यूजर थ्रू एरर रिपोर्ट्स। अडॉप्टिव में क्या होता है? इंक्लूड मॉडिफिकेशन एंड अपडेट्स to keep the software up to date with changing technology and business environments. में परफेक्ट में क्या होता है? मॉडिफिकेशन और अपडेट्स शामिल होती हैं ताकि सॉफ्टवेयर को क्या किया जाए? यूजेबल किया जाए लॉन्ग पीरियड के लिए। इसमें न्यू फीचर्स भी ऐड होते हैं, न्यू यूज़र रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है, रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है? इंक्लूड मॉडिफिकेशन एंड अपडेट्स टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स दैट मे बिकम सीरियस लेटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट? कौन से फैक्टर्स सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं? ये जितने लॉन्ग क्वेश्चन है आपने इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। ठीक है। शॉर्ट में अगर किस तरीके से पूछेंगे तो आपने आंसर उस तरीके से देना है। ठीक है। फर्स्ट है टीम स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है? कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है इफ द सेम स्टाफ रिमेन्स इन्वॉल्व विद द सिस्टम फॉर लॉन्ग टाइम। सेकेंड पॉइंट है कंट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपर में हैव नो कंट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस, सो देयर इज अ लिटिल इंसेंटिव टू डिजाइन फॉर फ्यूचर चेंज। थर्ड हमारे पास है स्टाफ स्किल्स। Maintenance staff are often inexperienced and have limited domain knowledge. 4.1 है program age and structure. As program become older, their structure degrades, making them more difficult to understand and modify. Question number 4, what is legacy system? What are its characteristics? Legacy system is a piece of software that has been inherited and is still valuable to the organization. ये ऐसा piece of software है जो कि inherit हुआ होता है। ठीक है, वर्षे में मिला होता है और इसकी वैल्यू भी बहुत होती है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ओल्ड में क्या होता है? यूजुअली एग्जिस्ट फॉर मैनी ईयर्स बिफोर बिकमिंग डिफिकल्ट टू मेंटेन। लार्ज में क्या होता है? प्रोजेक्ट्स आर मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। इनहेरिटेड, जिसमें यूजुअली इनहेरिटेड होता है प्रीवियस डेवलपर या टीम में से। पुअरली डॉक्यूमेंटेड में टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आर लिमिटेड और आउटडेटेड एंड कांट ऑलवेज बी ट्रस्टेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द 6 कैटेगरीज ऑफ सॉल्यूशंस फॉर डीलिंग विद लेगेसी सिस्टम? तो बताना है कौन से सॉल्यूशंस हैं इसके। नेम आप देख लें इनके। सबसे पहले है फ्रीज, आउटसोर्स, कैरी ऑन मेंटेनेंस। शॉर्ट में आएगा तो जस्ट नेम भी इनफ है। ठीक है, अगर नेम पूछेंगे तो। फ्रीज में क्या होता है? नो फर्दर इज कैरिड आउट द लेगेसी सिस्टम। सेकंड में है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस आर हैंडेड ओवर टू स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। कैरी ऑन मेंटेनेंस में कंटिन्यूअस सपोर्टिंग द सॉफ्टवेयर फॉर अनदर पीरियड।
नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कार्ड एंड रीडेवलप, ठीक है। डिस्कार्ड द ओल्ड सॉफ्टवेयर एंड डेवलप अ न्यू सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। रैपिंग में क्या होता है, सराउंड द लेगेसी सिस्टम विद न्यू सॉफ्टवेयर लेयर टू हाइड इट्स कम्प्लेक्सिटी। माइग्रेट में मूव द लेगेसी सिस्टम टू मॉडर्न प्लेटफॉर्म व्हाइल रिटेनिंग मोस्ट ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी। रैपिंग एक ब्लैक बॉक्स बेस्ड मॉडर्नाइजेशन टेक्निक है। इसमें लेगेसी सिस्टम के ग्रिड एक नई सॉफ्टवेयर लेयर लगाई जाती है जो पुरानी इंटरफेसेस, एप्लीकेशंस और डाटा की कम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेती है। अ रैपर डज नॉट मॉडिफाई द सोर्स कोड। रैपर सोर्स कोड को मॉडिफाई नहीं करता, ये सिर्फ लेगेसी कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी को इनकैप्सुलेट करता है और नया इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये रिक्वेस्ट रिसीव करता है, उन्हें रीस्ट्रक्चर करता है, टारगेट ऑब्जेक्ट को भेजना, आउटपुट रिसीव करना और दोबारा रीस्ट्रक्चर करके यूज़र को रिटर्न करता है, ठीक है। और टाइप्स बतानी है रैपर्स की कौन कौन सी हैं, डेटाबेस, एप्लीकेशन, फंक्शन एंड सिस्टम सर्विस रैपर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द माइग्रेशन प्रोसेस फॉर लेगेसी सिस्टम, व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। Migration means moving a legacy system to modern platform while retaining its basic functionality. Migration का मतलब legacy system को modern platform पर ट्रांसफ़र करना है जबकि उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी बरकरार रखी जाती है। इसके अंदर कौन सी चीज़ें शामिल हैं, क्रिएटिंग अ मॉडर्न डेटाबेस एंड अडॉप्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। मेन स्टेप्स बताने हैं कौन कौन से इसके अंदर शामिल हैं। फर्स्ट वन है स्कीमा कन्वर्जन। स्कीमा कहती है स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो एक्सिस्टिंग डेटाबेस स्कीमा को DBRE की मदद से टारगेट स्कीमा में कन्वर्ट किया जाता है। सेकंड इसका पॉइंट क्या है, डाटा को कन्वर्ट करना, डाटा कन्वर्जन, ठीक है। लेगेसी डेटाबेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड ETL प्रोसेस के ज़रिए टारगेट डेटाबेस में मूव किया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोग्राम कन्वर्जन। एप्लीकेशन प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो माइग्रेटेड डेटाबेस को एक्सेस कर सके। टेस्टिंग से इंश्योर किया जाता है कि जो न्यू सिस्टम है वो ओल्ड सिस्टम जैसा ही आउटपुट दे। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांजिशन स्टेज फॉर माइग्रेशन कट ओवर, एक्सप्लेन ईच। तो इसमें 3 ट्रांजिशन स्ट्रेटेजीज बतानी है। फर्स्ट वन इज कट एंड रन, ठीक है। इसमें क्या होता है, द लेगेसी सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ एंड न्यू सिस्टम इज स्टार्टेड इमीडिएटली। लेगेसी सिस्टम को बंद करके फ़ौरन न्यू सिस्टम चला दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है फेस्ड इंटरऑपरेबिलिटी। द ट्रांजिशन इज कैरिड आउट ग्रेजुअली इन स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स टू रिड्यूस रिस्क। रिस्क कम करने के लिए ट्रांजिशन को छोटे छोटे स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। लास्ट वन इज पैरेलल ऑपरेशन। न्यू और ओल्ड और न्यू सिस्टम कुछ अरसे तक साथ साथ चलते हैं। जब न्यू सिस्टम रिलायबल हो जाए तो ओल्ड सिस्टम हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, रिफाइनमेंट, अल्टरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बाय रिप्लेसिंग डिटेल इंफॉर्मेशन विद एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन एंड फोकस ओनली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। रिफाइनमेंट में क्या होता है, इट ग्रेजुअली रिप्लेसेस एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन विद मोर डिटेल इंफॉर्मेशन। अल्टरेशन कहते हैं चेंज करना, मेक्स चेंजेस टू द सिस्टम रिप्रेजेंटेशन थ्रू मॉडिफिकेशन, डिलीशन और एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट चेंज द डिग्री ऑफ abstraction when required. Question number 10, what is the general model for software re-engineering proposed by Eric J. Byron? Explain 3 activities. तो इसके मुताबिक 3 एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। एग्जिस्टिंग सोर्स कोड से डिज़ाइन को दोबारा तैयार किया जाता है। रीडिज़ाइन में न्यू रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और इसको एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को रिमूव किया जाता है और फिर न्यू सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, कोड को डिवेलप किया जाता है, ठीक है, न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ, ठीक है। और वो किस पे बेस करती है, न्यू डिज़ाइन पे। और ये मॉडल क्या कहलाता है, ये मॉडल किस पे बेस करता है, ये इन तीनों चीज़ों पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट आर द 3 डेफिनेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग? री इंजीनियरिंग की 3 डेफिनेशंस बतानी है। फर्स्ट है डेफिनेशन बाय चिकोस्काई एंड क्रॉस, ठीक है। इसके मुताबिक सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग ऑपरेशनल सिस्टम का एनालिसिस और अल्टरेशन है जिसे उसे न्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करके न्यू इम्प्लीमेंटेशन हासिल की जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बायरन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर नया सॉफ्टवेयर तैयार करने का प्रोसेस है ताकि न्यू सिस्टम ओल्ड सिस्टम से बेहतर हो। एर्नल्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या है? ऐसी एक्टिविटी है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग और क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं, जैसे परफॉर्मेंस, रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। ये आपको पेपर में इन सब के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। अगर शॉर्ट में नहीं तो ये एमसीक्यूज में मस्ट पूछेंगे, डेफिनेशन दे देंगे और कहेंगे कि बताएं ये किसके अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन, ठीक है। तो इन समरी में क्या है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए एब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाना, उसे रिस्ट्रक्चर करना और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के जरिए न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट करना शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज री इंजीनियरिंग फार्मूला? एक्सप्लेन कंपोनेंट। इंपॉर्टेंट है फार्मूला ये री इंजीनियरिंग का, रिवर्स इंजीनियरिंग प्लस डेल्टा प्लस फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। कंपोनेंट्स क्या हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग में ये क्या करता है? सिस्टम को एनालाइज करता है ताकि इसके कंपोनेंट्स और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया जाए। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्ट्रेशन को, ठीक है, मेड टू द ओरिजिनल सिस्टम में जो अल्ट्रेशन की जाती है उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में मॉडिफाइड सिस्टम को क्या किया जाता है? न्यू फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। और जो मेजर डायमेंशन है ना अल्ट्रेशन की, वो है चेंज इन फंक्शनैलिटी, यानी कि बिजनेस रूल में जो चेंजेस की जाती हैं उसकी वजह से जो होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक, यानी कि इसकी इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी में चेंजेस करना बगैर किसी यूज़र फंक्शनैलिटी को इफेक्ट किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज री होस्टिंग? व्हेन इज इट मोस्ट इफेक्टिव? री होस्टिंग का मतलब है री इंजीनियरिंग द सोर्स कोड विदाउट एडिंग और रिमूविंग फीचर इन द ट्रांसफॉर्म्ड सोर्स कोड। जो ट्रांसफॉर्म्ड किया गया सोर्स कोड है ना, उसमें बगैर किसी एडिशन या रिमूविंग के उसके अंदर फीचर्स वगैरह जो है ना उसको कहते हैं। इसके अंदर मतलब कोई चेंजेस ना की गई हो, तो ये इफेक्टिव क्यों है? When users are satisfied with the system's functionality but want better system qualities like improved execution efficiency, reduced maintenance cost. Question number 14, explain the 4 types of change in re-engineering, recode, redesign, respecify and rethink. इन सब के बारे में आपने बताना है। रिकोड क्या होता है? रिकोडिंग के जरिए इम्प्लीमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जाता है। इसमें रीफ्रेजिंग, नॉर्मलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, रीफैक्टरिंग, रेनोवेशन, कंपाइलेशन, डीकंपाइलेशन और माइग्रेशन शामिल है। रीडिज़ाइन क्या होता है? रीडिज़ाइन आर्किटेक्चर को रीस्ट्रक्चर, डाटा मॉडल को मॉडिफाई और एल्गोरिदम्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाकर डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जाता है। रीस्पेसिफाई क्या होता है? इसमें रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म या स्कोप चेंज करके रिक्वायरमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक को मॉडिफाई किया जाता है। रीथिंक, इसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को चेंज करके न्यू सिस्टम रेडी किया जाता है जो डिफरेंट प्रॉब्लम डोमेन में काम करता है। ऑर्डिनरी मोबाइल से स्मार्टफोन की तरफ जाना, ये इसकी एग्जांपल है। 3 री इंजीनियरिंग की स्ट्रेटजीज बतानी है, ठीक है। फर्स्ट वन इज री राइट स्ट्रेटजी। इसमें अल्ट्रेशन का प्रिंसिपल यूज होता है और सिस्टम को उसी एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर न्यू बनाया जाता है। सेकंड इज रीवर्क स्ट्रेटजी, अप्लाइज ऑल 3 प्रिंसिपल्स जो हमने ऊपर देखे थे, एब्स्ट्रैक्शन, अल्ट्रेशन, रिफाइनमेंट। रीप्लेस स्ट्रेटजी में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन और रिफाइनमेंट को अप्लाई किया जाता है। सिस्टम जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होता है हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल में और फिर रिफाइन होता है टारगेट सिस्टम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16, What are the 5 basic approaches to re-engineer software system? Explain the Big Bang and incremental approach. तो 5 approaches ये वाली हैं, Big Bang, incremental, partial, iterative, evolutionary. Big Bang approach कौन सी अप्रोच होती है? इस अप्रोच में पूरा सिस्टम एक ही मर्तबा रिप्लेस कर दिया जाता है। री इंजीनियरिंग तब जारी रहती है जब तक तमाम ऑब्जेक्टिव्स हासिल ना हो जाएं। ये अप्रोच लॉन्ग और एक्सपेंसिव होती है। इंक्रीमेंटल वर्ड से है कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप री इंजीनियर किया जाता है, मुख्तलिफ वेरिएंट्स रिलीज़ किए जाते हैं, एरर आसानी से मिल जाते हैं और यूज़र्स को प्रोग्रेस नज़र आती है, लेकिन इसमें ज़्यादा वक्त लगता है और आर्किटेक्चर चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन पार्शियल, आइटरेटिव एंड एवोल्यूशनरी अप्रोचेस टू री इंजीनियरिंग। पार्शियल में क्या होता है, सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा री इंजीनियर किया जाता है, ठीक है, और बाद में बाकी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इससे री इंजीनियरिंग का स्कोप कम हो जाता है, लेकिन इंटरफेसेस चेंज नहीं होते। आइटरेटिव अप्रोच हर मरतबा चंद कंपोनेंट्स को री इंजीनियर किया जाता है। ओल्ड, न्यू और री इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स साथ साथ मौजूद रहते हैं। इससे सिस्टम की वर्किंग जारी रहती है और यूज़र्स को मुश्किल नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी में क्या होता है, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को फंक्शंस की बुनियाद पर धीरे धीरे री इंजीनियर्ड कंपोनेंट से रिप्लेस किया जाता है। इससे मॉड्यूलर डिज़ाइन मिलता है, लेकिन पहले सिमिलर फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ री इंजीनियरिंग। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, री इंजीनियरिंग में न्यू सिस्टम डेवलप करने की निस्बत रिस्क कम होता है। रिड्यूस कॉस्ट में री इंजीनियरिंग की कॉस्ट सॉफ्टवेयर को दोबारा शुरू से लिखने के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सॉफ्टवेयर वॉज नॉट ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर लॉन्ग लाइन एक्सपेंटेंसी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफन इग्नोर फ्यूचर एवोल्यूशन एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। रिवर्स इंजीनियरिंग और इसकी की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर के रिलेशन होता है कंपोनेंट्स के दरमियान और रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन को या फिर अदर फॉर्म को। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फर्स्ट है री डॉक्यूमेंटेशन। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज किया जाता है या उसी एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर अल्टरनेटिव यूज़ बनाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल है प्रिटी, प्रिंटिंग एंड कंट्रोल फ्लो ग्राफ, CFGs। सेकंड में क्या है कि सोर्स कोड, एक्सपर्ट नॉलेज और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन की मदद से डिज़ाइन एब्स्ट्रैक्शन तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 20, व्हाट फैक्टर्स नेसेसरी दैट नीड फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। ओरिजिनल प्रोग्रामर हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज जो है ये ऑब्सोलीट रहे और इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर डज नॉट ऑपरेट एज एक्सपेक्टेड। कोई से 5 पॉइंट्स कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है 6 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के। किसने आइडेंटिफाई किया है, शिफस्काई एंड क्रॉस ने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव व्यू जनरेट करना, फैसिलिटेट करना, रीयूज, डिटेक्ट करना, साइड इफेक्ट, कोपिंग विद कम्प्लेक्सिटी। 22 में क्या है, की स्टेप्स बताने हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में एज डॉक्यूमेंटेड इन IEEE स्टैंडर्ड। तो ये भी आप खुद देख लें, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, डिस्क्राइब करना, कनेक्टेड यूनिट, सिस्टम एप्लीकेशन डिस्क्राइब करना, इंटरनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, ठीक है। एप्लीकेशंस कौन सी हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो ये बहुत सारी हैं। इसको आप एक बार रीड आउट कर लें, इनमें से कोई से भी 5-6 कर लें, ठीक है। बिजनेस रूल एक्सट्रैक्ट करना, माइग्रेटिंग डाटा, रैपिंग लेगेसी कोड, एक्सट्रैक्टिंग प्रोटोकॉल्स, रीडॉक्यूमेंटेड, रिकवरिंग डिज़ाइन पैटर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट है हाई लेवल रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस विद इट्स 3 फेजेस। तो ये कौन से होते हैं, एक्सट्रैक्टिंग जिसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन जिसमें क्रिएशन और रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन में एक्सेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये आपने खुद इनकी डिटेल्स रीड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स एंड देयर बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो इसके टूल्स कौन कौन से हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। बेसिक स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालाइज करना है, रिजल्ट को स्टोर करना है, ठीक है। और इसके अलावा व्यू कंज्यूमर यूज इंफॉर्मेशन और मोस्ट टूल्स आर बेस्ड ऑन पार्ट्स बेस एंड टूल्स आर्किटेक्चर क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शनैलिटी टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर है 26, व्हाट इज़ रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग में क्या होता है, इसमें इम्प्रूव किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर को, सॉफ्टवेयर सिस्टम के, और एक्सटर्नल बिहेवियर को चेंज नहीं किया जाता। इसके गोल क्या है, इम्प्रूव करना, एडिट करना, डुप्लीकेशन रिमूव करना, कोड को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बनाना, और रीफैक्टरिंग में न्यू फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की जाती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 27, टेक्निकल डेप्थ किसे कहते हैं और ये किस तरह रीफैक्टरिंग से रिलेट करती है। टेक्निकल डेप्थ एक कोडिंग है जो क्या करती है, जो डन की जाती है शॉर्टकट से। ठीक है, बिकॉज शॉर्टकट्स वर टेकन टू डिलीवर सॉफ्टवेयर क्विकली। और ये कब अक्कर होती है, जब रिक्वायरमेंट्स ओवर टाइम चेंज होती हैं, टाइम और बजट लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ हेल्पफुल है, इम्प्रूव करना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को, और इसके अलावा अलाउ करता है कि डिज़ाइन को हम क्या करें, इवॉल्व करें स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस के थ्रू, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को प्रिवेंट करती है फ्रॉम डिकेइंग ओवर टाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीफैक्टरिंग। फिर रीफैक्टरिंग के बेनिफिट्स बताने हैं, ये आपने खुद देख लेने हैं, बहुत इजी है। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे रोमन में भी लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती ना इंग्लिश की, तो वो एक बार इसको रीड आउट करके फिर इंग्लिश में पढ़ा करें तो उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, डिफरेंस बताना है रीफैक्टरिंग का रीराइटिंग वर्सेस रीराइटिंग और रीफैक्टरिंग वर्सेस ऑप्टिमाइजेशन। रीफैक्टरिंग मैंने आपको बताया ना कि ऐसी चीज़ जिसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो लेकिन एक्सटर्नल बिहेवियर को चेंज ना किया जाए। और रीराइटिंग में क्या होता है, करंट कोड प्रॉपरली वर्क नहीं करता और डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको इम्प्रूव करना रीफैक्टरिंग के थ्रू। ठीक है। और रीफैक्टरिंग और ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड, मॉडिफाई और मेंटेन इजी हो जाता है करना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब का मकसद परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होता है, लेकिन इससे कोड समझना मुश्किल हो सकता है। हाउ डू यू मेक रीफैक्टरिंग सेफ, एक्सप्लेन दी टू हेड्स मेटाफर। तो रीफैक्टरिंग किस तरह सेफ इसको बनाया जाता है कि वेल डिफाइंड रीफैक्टरिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाए, कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग की जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, फिर बार वही बात है, रीफैक्टरिंग का एक ही फिनोमेना है कि इसमें एक्सटर्नल बिहेवियर को चेंज नहीं किया जा सकता। जितनी बार भी टेस्टिंग करेंगे इंटरनल चेंजेस होंगी लेकिन एक्सटर्नल बिहेवियर चेंज नहीं होगा। अगर कोई टेस्ट फेल होगा तो प्रॉब्लम को इमीडिएटली फिक्स भी किया जा सकता है। ठीक है। टू हेड मेटाफर के अकॉर्डिंग क्या है इसमें कि कैंट बैक एक्सप्लेन दैट अ प्रोग्रामर वेयर्स टू हेड्स। ठीक है। रीफैक्टरिंग हेड में क्या है कि हर चेंज सॉफ्टवेयर को ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को प्रिजर्व करता है, तमाम टेस्ट पास रहते हैं और छोटी छोटी चेंजेस डिबगर को के बगैर की जा सकती हैं। ठीक है। एडिंग फंक्शन हेड में इस मोड में नई फंक्शनैलिटी ऐड की जाती हैं, नए टेस्ट लिखे जाते हैं और एग्जिस्टिंग टेस्ट फेल भी हो सकते हैं। ये मोड ज़्यादा रिस्की और स्ट्रेसफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन शुड यू रीफैक्टर, एक्सप्लेन द रूल ऑफ 3 एंड प्रिपेयर रीफैक्टरिंग। पहले हमने रूल ऑफ हेड देखा है, अब रूल ऑफ 3। तो रूल ऑफ 3 के मुताबिक क्या होता है, 3 स्ट्राइक्स यू रीफैक्टर। जब एक ही प्रॉब्लम या कोड 3 मरतबा नज़र आए तो रीफैक्टरिंग करनी चाहिए। रीफैक्टर व्हेन एडिंग अ फंक्शन में क्या है, नई फंक्शनैलिटी ऐड करते वक्त नई फंक्शनैलिटी इसमें क्या रीफैक्टरिंग कोड को समझने और न्यू फीचर ऐड करने को आसान बनाती है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेटरी रीफैक्टरिंग। इसमें मेक द चेंज इजी देन मेक द इजी चेंज। पहले कोड को तैयार किया जाता है ताकि रिक्वायर्ड चेंज आसानी से की जा सके। रीफैक्टर व्हेन फिक्सिंग अ बग often indicates that code is difficult to understand। रिफैक्टर क्या करता है, उसको क्लियरेबल कर देता है। कोड रिव्यू की वजह से हो तो ये कोड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद रीफैक्टर। डेटाबेसेस में क्या होता है, बिजनेस एप्लीकेशन डेटाबेस स्कीमा के साथ टाइटली कपल्ड होती हैं, इसलिए डेटाबेस को चेंज करना मुश्किल होता है। सेकंड पॉइंट है चेंजिंग इंटरफेस। कुछ रीफैक्टरिंग इंटरफेसेस को चेंज करती हैं। अगर पब्लिश्ड इंटरफेस चेंज हो तो ओल्ड और न्यू दोनों इंटरफेस मेंटेन करना चाहिए। कम्प्लेक्स डिज़ाइन चेंज, कुछ डिज़ाइन चेंजेस रीफैक्टरिंग के ज़रिए करना मुश्किल होती हैं। वन शुड नॉट यू रीफैक्टर, जब एग्जिस्टिंग कोड इतना ख़राब हो कि उसे दोबारा लिखना ज़्यादा आसान हो, जब करंट कोड ठीक तरह काम ही ना कर रहा हो और जब प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत करीब हो। क्वेश्चन नंबर है 33, What is the relationship between refactoring and design and refactoring and performance?
रीफैक्टरिंग एंड डिज़ाइन में रीफैक्टरिंग कम्प्लीमेंट्स द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इट कैन बी अल्टरनेटिव टू अपफ्रंट डिज़ाइन एंड इट इनकरेज सिंपल एंड फ्लेक्सिबल डिज़ाइन। रीफैक्टरिंग और परफॉर्मेंस में क्या होता है, इट मे रिड्यूस परफॉर्मेंस स्लाइटली एट फर्स्ट, इट मेक सॉफ्टवेयर ईजियर टू ऑप्टिमाइज एंड वेल रिफैक्टेड प्रोग्राम प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, बैड स्मेल्स इन कोड बताने हैं, कौन से हैं? कैटेगरीज बतानी है बैड स्मेल्स की। बैड स्मेल्स आर द सिग्नल्स और सिम्टम्स दैट इंडिकेट पॉसिबल डिजाइन प्रॉब्लम्स इन कोड। ठीक है, जो कोड्स में प्रॉब्लम होती है उनको शो करवाते हैं ये। दे आर नॉट एक्चुअल प्रॉब्लम बट वार्निंग्स दैट इंप्रूवमेंट्स में नीडेड। ठीक है, ये वार्निंग्स होती हैं एक्चुअल में। और कौन कौन सी होती हैं ये आप इनके नेम देख लें। ब्लोटर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब्यूजर्स, चेंज प्रिवेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से मस्ट आएंगे क्वेश्चंस, तो आपने इसको स्किप नहीं करना हर पॉइंट के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में बताने हैं कॉमन प्रिंसिपल और पैटर्न्स जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में यूज होते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या करता है, ये ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो होता है ना स्ट्रक्चर, उसको रेफर करता है। ठीक है, और इसमें की कंपोनेंट सिस्टम के वो डिफाइन होते हैं और कैसे जो है वो इंटरेक्ट किया जाता है ताकि फंक्शनैलिटी को अचीव किया जा सके। कॉमन प्रिंसिपल इसके हैं मॉड्यूलरिटी, एसओसी, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, रीयूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस। मेन गोल्स बताने हैं स्प्लिटिंग अप एन एप्लीकेशन इनटू मॉड्यूल्स और सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन द केस स्टडी ऑफ द लॉग मैनेजमेंट एप्लीकेशन मॉड्यूलराइजेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि ये कब डेवलप हुआ, वॉज डेवलप इन जावा फॉर मीडियम टू लार्ज इंटरप्राइजेस, और इसके मेन फीचर्स कौन से हैं। ठीक है, ये आपने देख लेना है। लॉग कलेक्शन, स्टोरेज, रियल टाइम अलर्टिंग, सर्चिंग, स्टैट्स, रिपोर्ट्स, यूजर इंटरफेस। ठीक है, और ये एप्लीकेशन ओरिजिनली क्या थी, सेमी मोनोलिथिक, और कोड बेस वाज मोनोलिथिक बट डिप्लॉयड एज 2 सर्विसेज यूजिंग जावा RMI. The source code was divided into core, UI and common package for scalability. और गोल्स कौन से हैं इसके अंदर, इंट्रोड्यूस एक्सप्लिसिट इंटरफेस, स्प्लिट सोर्स कोड इनटू मॉड्यूल्स, इम्प्रूव डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, क्लीन अप एंड सिंप्लीफाई द बिल्ड स्क्रिप्ट। ठीक है, और जो कॉमन मॉड्यूल है वो किसने क्रिएट किया था, किस वजह से क्रिएट हुआ था, यूटिलिटी क्लासेस के लिए क्रिएट किया गया था, जबकि ANT एंड IV वर यूज्ड फॉर बिल्ड स्क्रिप्ट्स एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की हैंडआउट से, तो अगर आप ये फुल वीडियो वॉच करते हैं ना तो आपका इंशाल्लाह जो पेपर है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल टर्म के सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ। ठीक है, MCQs भी हो सकते हैं अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से स्टडी करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 38, एक्सप्लेन orinoco.com केस स्टडी एंड द आर्किटेक्चर्स कंसीडर्ड फॉर री आर्किटेक्चरिंग। तो ओरिनोको ये क्या है, ये पॉपुलर ई-कॉमर्स साइट है और फीचर्स इसके हैं ये सारे। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, सर्च, चेकआउट पेज, रिकमेंडेशन, ऑथेंटिकेशन। और ये किसने इम्प्लीमेंट की थी, मोनोलिथिक जावा ने, मोनोलिथिक जावा सर्वलेट एप्लीकेशन। ठीक है, backed by an Oracle SQL database and released every 2 weeks. Product managers required a smartphone application with a REST API. ठीक है, इसके आर्किटेक्चर कंसीडर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, सेपरेटिंग फ्रंट एंड बैक एंड, सर्विस ओरिएंटेड और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने हैं। मोनोलिथिक क्या है, मोनोलिथिक इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइंड एज अ सिंगल सेल्फ कॉन्टेंट यूनिट। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टाइटली कपल और डिफरेंट कंसर्न जो है वो सेपरेट नहीं होते। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स बैकग्राउंड नॉइस के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों के पीछे से आवाज़ें आएंगी तो सॉरी फॉर अगर आपको कोई इंटरप्शन हो रही है इसमें। ठीक है, एडवांटेजेस, बेस्ट परफॉर्मेंस, ईजियर है और डिप्लॉय करना, टेस्ट और डिबगिंग आसान है और इजी है ये, इजी टू स्केल बाय रनिंग मल्टीपल इंस्टेंस। डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, components cannot be scaled independently, inhibits original agility, entire system must be deployed, low maintainability, difficult to understand। कोई से पॉइंट्स इनमें से याद कर लें। What is separating front and back end architecture? What are its advantages and disadvantages? In this architecture, front end and back end run as a separate service. Back end में क्या होता है, business logic और रिलेशनल डेटाबेस। फ्रंट एंड में क्या होते हैं, नो बिजनेस लॉजिक। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूव, बेटर स्केलेबिलिटी, बेटर मेंटेनेबिलिटी,
SOC, modularity, backend API can be used by multiple front ends. और disadvantages क्या है? API communication किस चीज़ को इंक्रीज करती है? डॉक्यूमेंटेशन ओवरहेड को. नो क्लियर वे टू हैंडल API, रिक्वायर्स टू सिंक्रोनस कमिट्स, इंटीग्रेशन कॉस्ट, बग्स एंड डिलेज एंड इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टीम्स. नेक्स्ट हमारे पास है SOA क्या होता है. स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ कि ये लॉन्ग के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बने हुए हैं. आपने इनको एज अ शॉर्ट भी प्रिपेयर करना है और एज अ लॉन्ग भी. शॉर्ट के अकॉर्डिंग आप देख लें कि आपको कितना इसको रेडी रखना है. अगर वो लॉन्ग में पूछेंगे तो आपने फिर अपने मुताबिक इसको देख लेना है कि किस तरीके से आपने लिखना है. ठीक है. SOA क्या होता है? ये एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को यूजिंग लूजली कपल्ड इंटरऑपरेटेबल सर्विस. ठीक है. वर्किंग टुगेदर टू ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेसेस. की एस्पेक्ट्स कौन से हैं? सर्विस परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, सर्विस प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू वेब मोबाइल डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अचीव करता है SOC. और इसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल रीयूजेबल यूनिट्स में. और हर सर्विस क्या करती है? इनकैप्सुलेट करती है स्पेसिफिक टास्क को. वन सर्विस में बी कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल अदर सर्विसेज. माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर किसे कहते हैं? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर को स्मॉल ऑटोनोमस इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल सर्विसेज की मदद से डेवलप करती है. सर्विसेज लाइट वेट प्रोटोकॉल्स के जरिए कम्युनिकेट करती हैं और रिक्वेस्ट को API गेटवे हैंडल करता है. इसके जो बेनिफिट्स कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, वो कौन से हैं? ये स्मॉल फोकस सर्विस है, वेल डिफाइंड है, ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट, लाइट वेट और बेटर फॉल्ट आइसोलेशन है. कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी. ठीक है. और एडवांटेजेस इसके हैं, सूटेबल है लार्ज और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिस्टम्स में, splits application into smaller manageable services, allow different programming languages for different services. Question number 43, why is enterprise architecture needed? What are its benefits? इंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या होता है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी के लिए गाइडिंग ब्लूप्रिंट की नीड होती है. ये लार्ज सिस्टम की डेवलपमेंट और मॉडिफिकेशन में हेल्प करती है. इंटरप्राइज आर्किटेक्चर के बगैर बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना ऐसे है जैसे सिटी प्लान के बगैर शहर बनाना. इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें फर्स्ट वन इज़ सर्विस डिलीवरी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. सेकंड में है कि डिफाइन आर्किटेक्चर और गवर्नेंस की वजह से इनोवेशन बढ़ता है. स्कीम इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है. टेक्नोलॉजी चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट किया जा सकता है. सिस्टम के दरमियान सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी होती है. कॉमन और रीयूजेबल कंपोनेंट्स की वजह से ROI बढ़ता है. क्वेश्चन 44, व्हाट डिसीजंस आर इन्वॉल्व्ड इन इंटरप्राइज आर्किटेक्चर? Enterprise architecture helps in making important business and technology decisions such as कौन कौन से डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है? इसमें कॉमन एप्लीकेशंस यूज़ करनी है या इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन. सेकंड में है कौन से सिस्टम्स डेवलप, इनहेंस या रिटायर करने हैं. थर्ड पॉइंट इज कौन से डाटा एलिमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करना है. पॉइंट नंबर 4, कौन से इंटरप्राइज वाइड इंटरफेस प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक है. और नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज करना है या नहीं. कौन सी करंट या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी है. ठीक है. इसके बाद क्या है कि इंटरप्राइज आर्किटेक्चर बिजनेस और टेक्नोलॉजी को स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन करती हैं और कम्प्लेक्स IT सिस्टम्स को बेहतर मैनेज करने में मदद देती है. क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट आर द मेजर इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क्स? फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ज़ेचमैन फ्रेमवर्क, टोगैफ, गार्डनर और FEA. ठीक है. EA फ्रेमवर्क में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? प्रोसेसेस एंड मेथड्स, आर्किटेक्चर, डिलीवरेबल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, कंटेंट मॉडल एंड रिपोजिटरी स्ट्रक्चर, रेफरेंस मॉडल, बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस एंड टेक्निक्स, आर्किटेक्चर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर गवर्नेंस एंड कंप्लायंस. ठीक है. कंपैरिजन में क्या है इसमें कि ज़ेचमैन फ्रेमवर्क टैक्सोनॉमी है, टोगैफ इज अ प्रोसेस, FEA कैन बी viewed as an implemented enterprise architecture और methodology for creating enterprise architecture. तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें. ठीक है. इससे मोटिवेशन होती है. और कमेंट्स में भी वैल्यूएबल फीडबैक भी मस्त करा करें. ठीक है. शेयर किया करें. क्वेश्चन नंबर 46, एक्सप्लेन द ज़ेचमैन फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्राइज आर्किटेक्चर. तो ज़ेचमैन फ्रेमवर्क क्या है? ये एक इंटरप्राइज
Ontology है that provides a formal and structured way of viewing and define an enterprise. It was introduced in 1987 और इस फ्रेमवर्क में 2 क्लासिफिकेशंस हैं. फर्स्ट वन इज फ्रेमवर्क फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, वेयर एंड व्हाई. ट्रांसफॉर्मेशन है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू इंस्टेंशिएशन, यानी जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें शामिल हैं. क्वेश्चन नंबर 47, एक्सप्लेन FEA फेडरल इंटरप्राइज आर्किटेक्चर. फेडरल इंटरप्राइज आर्किटेक्चर में प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करती है, जो इंटरप्राइज का एब्स्ट्रैक्ट व्यू मुख्तलिफ लेवल्स पर प्रोवाइड करती है. इसके बाद इट्स कोर इज द कंसोलिडेटेड रेफरेंस मॉडल विच कंटेन्स, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, 5 इंटर रिलेटेड रेफरेंस मॉडल है. और ये क्या प्रोवाइड करती है, कोलैबोरेटिव प्लानिंग मेथडोलॉजी, जो कि सिंपल और रिपीटेबल प्लानिंग प्रोसेस है, किसके साथ, डिटेल गाइडेंस प्लानर्स के साथ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर है 48, एक्सप्लेन द गार्डनर मेथडोलॉजी फॉर इंटरप्राइज. गार्डनर मेथडोलॉजी बिलीव्स दैट इंटरप्राइज आर्किटेक्चर ब्रिंग्स टुगेदर बिजनेस ओनर, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, technology implementers. EA should start by understanding the enterprise direction of business, not its current position. और इसमें कौन सी activities include हैं, develop requirements, develop principles and develop model. These activities follow a logic sequence based on relation and dependencies, not a rigid process. Question number 49, explain TOGAF and its structure. TOGAF क्या है, इसका एब्रीविएशन है द ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क. ये एक एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है जो किसने डेवलप किया था, ओपन ग्रुप ने. और ये क्या प्रोवाइड करता है, मेथड्स और टूल, किस चीज़ के लिए, एक्सेप्टेंस, प्रोडक्शन, यूज़ और मेंटेनेंस इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के. ठीक है. और ये किस पे बेस करता है, आइटरेटिव प्रोसेस पे, जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर डेवलपमेंट मेथड ADAM, and is supported by best practice and reusable architecture assets. तो इसमें जितने भी एब्रीवेशंस यूज़ हुए हैं आपने उनको बहुत अच्छे से रेडी करना है. ठीक है. और अगर आपने इसके बिल्कुल भी वीक वाइज लेक्चर नहीं वॉच किए तो आप इस फुल वीडियो को वॉच करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा. ठीक है. और आपने फिर मुझे कमेंट्स में मस्त बताना है कि आपका इस फाइल में से कितने % पेपर आया है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है TOGAF कंपोनेंट्स. तो इसके अंदर सबसे पहले है बिजनेस आर्किटेक्चर, जो कि बिजनेस प्रोसेसेस और इसके जो गोल्स अचीव किए हैं उनको डिस्क्राइब करता है. देन वी हैव एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, जिसमें एप्लीकेशन और उसके इंटरेक्शंस डिस्क्राइब हुए हैं. डाटा आर्किटेक्चर में डिस्क्राइब हाउ एंटरप्राइज डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेस, एंटरप्राइज डाटा की ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस को डिस्क्राइब करता है. एंड लास्ट वन इज टेक्निकल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर द की टेकअवेज अबाउट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर. तो इसमें की टेकअवेज कौन से हैं, फर्स्ट वन इज इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी. देन नेक्स्ट है इम्प्रूव स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी. देन इसकी एगिलिटी है. उसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कम्प्लेक्स आईटी सिस्टम, बेटर सर्विस आफ्टर लॉन्च ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स एंड लोअर रिस्क. ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी SE 602 फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियो कंप्लीट होती है. तो आपने वैल्यूएबल कमेंट मस्ट शेयर करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट किया करें. ठीक है. चैनल को. और आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है कि नेक्स्ट आपको कौन से कोर्स कोड की वीडियो चाहिए. ठीक है. आपने मुझे ऑन टाइम बता देना है, चाहे वो फाइनल की हो या फिर मिड टर्म की. तो आपने मुझे कोर्स कोड पहले से शेयर कर देना है ताकि आपको ऑन टाइम वीडियो मिल जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.